हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए 5 महत्वपूर्ण रस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस जिससे आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आप इन सभी रस को तैयार कर लेते हैं, मतलब आप इन 5 रस को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आप ही के शब्दों में हम समझाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टूडेंट, 5 महत्वपूर्ण रस में से आपका पहला रस है श्रृंगार रस। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रस है। अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का, उसमें श्रृंगार रस देखने को मिला था। ठीक है, जो भी बच्चे अभी इस बार 2022 का एग्जाम दिए हैं उनको देखने को मिला होगा श्रृंगार रस। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है श्रृंगार रस को। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको इसका परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद उसका उदाहरण बताऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप लोग बिल्कुल शांत से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम श्रृंगार रस को देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा श्रृंगार रस है। ठीक है, इसकी परिभाषा को पहले समझिए। जहां नायक नायिका, ठीक है, नायक नायिका मतलब समझ रहे हैं, मतलब हीरो हीरोइन। ठीक है, स्त्री पुरुष, ठीक है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इस रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। काफी बार बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो सामान्य अर्थ किसी प्रिय व्यक्ति की ओर मन से झुकाव होता है। ठीक है, तो रति का अर्थ यही होगा। तो आप लोग इसका अर्थ भी समझ गए होंगे और आप लोग जान लीजिए कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। ठीक है, तो जहां पर भी नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। किसी भी पंक्ति में, किसी भी कविता में जहां पर भी इन लोगों का वर्णन किया गया हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर श्रृंगार रस है। ठीक है, इस रस के 2 भेद होते हैं, मतलब इस रस का 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो इसको आप लोग जान लीजिए। इसका मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाली हूँ, तो उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले आप लोग उदाहरण समझ लीजिए। देखिए बहुत ही सरल है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहार रही हैं। कौन निहार रही हैं? जानकी, यानी कि सीता जी निहार रही हैं। किसका रूप निहार रही हैं? राम का। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर निहार रही हैं, ये भी देखिए, कंगन के नग की परछाई। सीता जी जो है वो अपने हाथ में एक कंगन पहनी हुई है। ठीक है, तो उस कंगन में जो छोटे छोटे नग लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, कंगन में जो छोटे छोटे शीशे के नग लगे होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो कंगन के नग में सीता जी जो है वो राम के रूप की परछाई को देखती हैं। ठीक है, राम जी के रूप की परछाई को। तो आगे देखिए क्या होता है, याते सभे सुध भूल गई, मतलब जैसे ही उनकी परछाई को सीता जी अपने हाथ के कंगन में देखती हैं, कंगन की जो नग होते हैं उस नग में देखती हैं, तो देखते ही सब भूल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कर टेक रही पलक टारत नहीं, मतलब कर टेक रही पल टारत नहीं, मतलब एक टक लगा के उनको देख रही हैं और पलक को टार नहीं रही हैं, मतलब अपनी पलक को झपका नहीं रही हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राम के रूप निहारत जानकी, मतलब राम जी के रूप को निहार रही हैं सीता जी,
कंगन के नग की परछाई में अपनी जो कंगन पहनी हुई है उसके नग की परछाई देख रही हैं, नग में उनकी परछाई को यते सधे शुभ भूल गई और उनको देखते ही सब भूल जाती हैं। कर टेक रही पल टारत नहीं, और एक टक लगा करके लगातार उनको देख रही हैं और अपने पलक को हिला नहीं रही हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे श्रृंगार रस को। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वीर रस। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसको आप लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। वीर रस, इसका उदाहरण क्या है? जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग, ठीक है, उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं तो वहां वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो जिस पंक्ति में, जिस कविता में उत्साह भरी बातें कही जा रही हूँ, ठीक है, हो रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि वहां पे वीर रस है। ठीक है, जहां पर भी ऐसी बातें हो रही हूँ, क्या कहा जा रहा है? जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह, मतलब उत्साह जब प्रसंग उत्पन्न करें, ठीक है, उमंग जब प्रसंग उत्पन्न करें, तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे वीर रस होगा। किसी भी कविता को अगर हम पढ़ करके उत्साह का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भाव हमारे उत्पन्न हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे वीर रस है। आपको चलिए हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखिए उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो क्या कहा जा रहा है? वीर तुम बढ़े चलो, मतलब तुम वीर हो, तुम बढ़े चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? धीर तुम बढ़े चलो, मतलब तुम धीरे भी हो तब भी तुम बढ़े चलो। ठीक है, सामने पहाड़ हो, मतलब तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, और सिंह की दहाड़ हो, और शेर की क्यों ना दहाड़ हो, ठीक है, तब भी तुम बढ़े चलो। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? तुम निडर डरो नहीं, मतलब तुम निडर हो, तुम डरने वालों में से नहीं हो, तो तुम डरो मत। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? तुम निडर डटो वही, तो तुम डरने वालों में से नहीं हो तो तुम वहीं डटो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीरता वाली बात की जा रही है, उत्साह वाली बात की जा रही है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वीर रस है। ठीक है, तो जहां पर भी वीरता वाली बात कही जा रही हो तो वहां पे कौन सा रस है? वहां पे वीर रस है। ठीक है, आई होप आप लोग वीर रस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि आगे का नेक्स्ट रस क्या है। नेक्स्ट रस है आपका करुण रस। ठीक है, तो करुण मतलब क्या होता है? करुण मतलब होता है शोक। शोक मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहले आप इसका परिभाषा समझिए, उसके बाद इसका उदाहरण समझिए, तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है? जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई नुकसान होने पर हृदय शोक से भर जाए, यानी कि दुख से भर जाए, तब वहां करुण रस उत्पन्न होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति, जब मान लीजिए आपको कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो, ठीक है, या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर, ठीक है, उसका नष्ट हो जा रहा है, उसको कोई हानि पहुंच रही है, ठीक है, या उसका कोई नुकसान हो रहा है, तो जो आपको तकलीफ होती है, जो दुख होता है, ठीक है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर करुण रस होता है। ठीक है, अगर आप ऐसी पंक्तियों को पढ़ते हैं, ऐसी कविताओं को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या है? वहां पे करुण रस है। मान के चलिए आपकी कोई फेवरेट बुक है, ठीक है, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, मतलब आप स्कूल जा रहे हैं, तो बारिश में अगर वो भीग जा रही है, नुकसान हो जा रही है, तो आपको दुख होता है, तकलीफ होगा। ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं? आपको तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे समझेंगे आप कि यहाँ पे करुण रस है। ठीक है, तो जहां पर भी दुख भरी बातें हो रही हो, ठीक है, पीड़ा वाली बात हो रही हो, जिस भी पंक्ति में आपको इस तरीके से दिखे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे कौन सा रस है? तो वहां पे करुण रस है। ठीक है, किसी भी कविता में, किसी भी पंक्ति में दुख भरी बातें दर्शाई जा रही हूँ, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि वहां पे करुण रस है। तो करुण रस की परिभाषा बेहद आसान है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, बुक में बहुत कठिन तरीके से समझाया गया है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपके शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब आइए हम इसका उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए, इसका उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। समझिए यहाँ पे अबला मतलब क्या होता है? अबला मतलब होता है असहाय, जिसका कोई सहारा ना हो। ठीक है, तो जिसका कोई सहारा ना हो, यही तुम्हारी कहानी है। इसमें कहा जा रहा है कि अबला जीवन हाय, मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, तुम्हारी यही कहानी है। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है आंचल में दूध, मतलब आंचल में छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, और आंखों में है पानी, तो इसीलिए उनकी आंखों में पानी है। तो यहाँ पे एक ममता के बारे में दर्शाया गया है, एक माँ की बातों को दर्शाया जा रहा है। तो आप इन पंक्तियों में समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में करुण रस है। ठीक है, तो अगर ऐसी पंक्ति आपको दिखे, ऐसी कविता आपको दिखे, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप उसमें समझ सकते हैं कि उसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो आई होप आप लोग करुण रस को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे का हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हास्य रस। ठीक है, इसका पहले परिभाषा देखिए, उसके बाद आप उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखिए जब काव्य में मतलब कविता में, ठीक है, किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का अभाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो हास्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा भी जाए कि हास्य का स्थायी भाव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हास्य का स्थायी भाव हास्य है। ठीक है, यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब कविता में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे काफी लोग क्या करते हैं, अटपटी आकृति बनाकर लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं, या फिर आप लोग मदारी वगैरह देखते होंगे। ठीक है, या फिर आप किसी बुक में ही पढ़ते होंगे तो बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए। ठीक है, ऐसे व्यवहार होते हैं लोगों के हंसाने के लिए। तो ऐसी चीजें को अगर आप सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके हृदय में यानी कि दिल में हास्य का अभाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर पहचानने में अगर दिक्कत होती होगी तो आप इससे समझ सकते हैं, जिस पंक्तियों में हास्य भरी बातें की जा रही हो। हास्य मतलब क्या? हास्य मतलब होता है हंसी। तो जिन पंक्तियों में हंसी वाली बात की जा रही हो, ठीक है, हंसाने के लिए बात की जा रही हो, ठीक है, तो वहां पे आप समझ जाइए कि वहां पे हास्य रस की बात हो रही है। तो जहां पर भी आपको हंसाया जा रहा हो, कविता अगर पढ़ रहे हैं, आपको हंसी आ रही है, अगर आप कोई चीज देख करके हंस रहे हैं, ठीक है, तो जहां पर भी हंसी की बात हो रही हो तो आप समझ जाइए कि वहां पे हास्य रस है। ठीक है, तो इससे आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन आप इससे आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका एक बार उदाहरण देखिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं ऐसा सूरवीर हूँ। क्या कहा जा रहा है, मैं ऐसा सूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं ऐसा सूरवीर हूँ, मतलब मैं इतना ताकतवर हूँ, ठीक है, कि पापड़ तोड़ सकता हूँ। भाई पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हंसाने की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो कागज तो कोई भी मरोड़ देगा, एक बच्चा भी मरोड़ देगा। तो यहाँ पे इस पंक्ति में आपको हंसाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस पंक्ति को पढ़ करके हंसने का अभाव आ रहा है। ठीक है, हंसने की एक फीलिंग आ रही है। तो आप इस समझ सकते हैं कि इस पंक्ति में क्या है, इस पंक्ति में हास्य रस है। तो आई होप आप लोग हास्य रस को समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यानी कि लास्ट रस क्या है। तो देखिए ये आपका लास्ट रस है, यानी कि शांत रस है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। बेहद ही आसान है, आप लोग शांति से इसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये शांत रस है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, शांत रस देखिए, जब मनुष्य मोह माया, ठीक है, मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, ठीक है, और वैराग्य धारण मतलब परमात्मा को अच्छे से जान लेता है। ठीक है, तो वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है।
तो वास्तविक रूप का जब उसे ज्ञान हो जाता है, ठीक है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो लगभग मैंने सभी रस के आपको स्थायी भाव बताए हैं, तो आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पंक्ति को देख करके समझ सकते हैं कि इस पंक्ति में कितने रस हैं, कौन से रस हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मतलब यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उसे किसी न किसी चीज में लगाव रहता है, ठीक है, प्रेम रहता है। तो अगर वो व्यक्ति उस लगाव से मुक्त हो, यानी संसार को अच्छे से समझ लेता है, ठीक है, और चित्त की शांति के लिए जो कार्य करता है और उस कार्य को करने से जो उसके मन को शांति मिलती है, तो वहां शांत रस होता है, ठीक है। अब समझिए, आपको समझ में आएगा। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे वास्तविक रूपों का जब ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग शांत रस को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इस रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। मतलब माटी कहे कुम्हार से, मट्टी जो है वो कह रही है कुम्हार से, कुम्हार मतलब जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो मट्टी क्या कह रही है कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुहे, मतलब रोंदे मतलब दबाना, ठीक है। मिट्टी जो कह रही है कुम्हार से, कुम्हार का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति को मत लीजिए, आप पूरे मनुष्य को ले सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य मिट्टियों का बहुत सारा आकार बनाता है, बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं, ठीक है। तो मिट्टियों को दबा करके कुचल करके उसको अच्छे से बना करके हम उसका बहुत सारा शेप बनाते हैं, उसको बहुत सारा शेप देते हैं। तो यहाँ पे कुम्हार कोई नहीं, आप पूरे मनुष्य को ले सकते हैं। तो माटी कह रही है कुम्हार से, ये कौन कह रहा है, ये हम नहीं, ये आपके कबीरदास जी कह रहे हैं, ये कबीरदास जी का दुआ है। तो इस तरीके से आप समझिए, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मुहे, मतलब मिट्टी कहती है कि तू क्या मुझे दबाएगा, ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें दबा दूंगी, ठीक है। एक दिन इंसान मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज का मोह माया नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें वास्तविक रूपों का ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें, इस कविता में, मतलब इस पंक्ति में क्या है, शांत रस है। तो आई होप आप लोग शांत रस को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बेहद अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो करते रहिए अपनी तारीफ बेहतर तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।